कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं एडवोकेट उपलब्धि मोहन गुप्ता और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार। एडवोकेट उपलब्धि कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर चर्चा होती है कि जो पिता की संपत्ति है उसमें किस किस का अधिकार है। ख़ास तौर से जब हम पुत्रियों के पिता की संपत्ति में अधिकार की बात करते हैं तो इसमें समाज की स्थिति अलग हो जाती है, परिवार के सदस्यों की स्थिति अलग हो जाती है। तो क्या आशय है पैतृक संपत्ति से? पिता की संपत्ति किसे कहेंगे? सर, इस विषय में सबसे पहले तो जैसे आपने बोला, हम यही जानना सबसे जरूरी है कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। तो अगर पैतृक संपत्ति के विषय में बात करें तो पैतृक संपत्ति में ऊपर की 3 पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है। यानी कि आपके पिताजी को उनके पिता से जो संपत्ति मिली है यानी कि दादाजी से, और दादाजी को उनके पिताजी से यानी कि परदादाजी से जो संपत्ति मिली है, पहले की 3 पीढ़ियों की संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति होती है। अब इसमें जो पिताजी ने खुद अपनी कमाई से जो संपत्ति अर्जित करी है, खुद खरीदी है, वो शामिल नहीं होती है। उसको पिताजी अपने इच्छा अनुसार किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बराबर बांट सकते हैं, किसी को कम ज्यादा दे सकते हैं, वो उनकी इच्छा है। वो अपनी विल या वसीयत के जरिए भी उसको बांट सकते हैं और चाहे तो दान कर सकते हैं, वो उनकी इच्छा अनुसार है। पर पैतृक संपत्ति की जहाँ तक बात है उसमें अधिकार होता है, और पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि पुत्रों का ही अधिकार होता था, पर अब स्त्रियों का भी अधिकार इसमें स्वीकार किया गया है। जी, आपने कहा कि पहले पुत्रों का था लेकिन अब स्थिति बदली है। तो वर्तमान स्थिति क्या है यदि कानून की हम बात करें? वर्तमान स्थिति में देखा जाए सर, तो जो हमारा जो भी पैतृक संपत्ति और जो भी सक्सेशन हमारा जो रेगुलेट होता है उसके लिए एक कानून है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसको हम कहते हैं। ये 1956 में बनाया गया था। इसमें सितंबर 9, 2005 को एक संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद से अब पैतृक संपत्ति में पुत्री और पुत्रों का समान अधिकार है। पहले ये था कि बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, खास तौर की जिन बेटियों की शादी हो जाती थी उनको बिल्कुल संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। पर अब इस संशोधन के बाद जो बेटियां हैं, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो, वो अपने पिताजी की जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जिसको हम हिंदू अविभाजित परिवार भी बोलते हैं, उसकी एक बराबर हिस्सेदार है, बराबर सदस्य है। और वो कर्ता भी अपॉइंट हो सकती है। कर्ता यानी कि जो पूरी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। अब वो सदस्य भी हो सकती हैं, कर्ता भी हो सकती हैं और को पार्टनर भी हो सकती हैं, यानी कि सहदायिक या हमवारिस या संयुक्त उत्तराधिकारी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अधिकार है और ये महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इस संशोधन के बाद, इस अधिकार के बाद अब पुत्रियों का सेम अधिकार है, सेम कर्तव्य है, उतने ही उनकी जो देनदारी होगी वो भी बराबर की है। जो अगर कोई प्रॉपर्टी में कमी है तो वो भी उन पे बराबर एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं है कि खाली अधिकार है, कर्तव्य भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो समाज की क्या स्थिति है? हम परिवार की स्थिति भी समझ सकते हैं। हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज है जो पुत्रों को समर्थन करता है। इस संशोधन के बाद क्या सामाजिक स्थिति बदली है? तो इस संशोधन के बाद स्थिति में बदलाव देखने में आया है। पहले जो भाई होते थे बहनों के, वो सोच के चलते थे कि हमारा ही इसमें हक है। पुत्रियों को और हालांकि माताओं को भी सिर्फ उनके जो उनकी भरण पूरण का ही अधिकार होता था, वो हिस्सेदार नहीं बन सकती थी, परंतु अब वो बन सकती हैं। इसमें पहले एक कोर्ट की रूलिंग आई थी जिसमें ये माना जाता था कि अगर 9 सितंबर 2005 जब से ये संशोधन आया है तो बेटियां तभी हिस्सेदार होंगी अगर उस तारीख पर उनके पिता जीवित हों और वो खुद भी जीवित हों। पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक रूलिंग पास करी गई है जिसमें ये बताया गया है कि चाहे पुत्री उस समय पर जब से संशोधन आया तब जीवित हो या मृतक हो, पिताजी जीवित हो या मृतक हो, उनको समान अधिकार मिलेगा। यानी कि अगर पुत्री उस समय पर जीवित नहीं भी थी तो जो उनके बच्चे हैं पुत्री के, वो भी सहभागी होंगे, उनको भी अधिकार होगा। इसके साथ साथ अब पुत्रियों को ये भी अधिकार है कि वो इक्वल को पार्टनर होंगी, यानी कि हम वारिस होंगी। मेंबर और को पार्टनर में अंतर होता है। मेंबर का बस एक मेंबरशिप होती है, जैसे पहले सदस्य थी खाली पुत्रियां एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, पर अब वो हम वारिस हैं। इसका मतलब ये है कि वो जब से उनका जन्म हुआ तब से ही उनका वारिसान हक बनता है उस संपत्ति पे। और हालांकि ये हक
फ्लक्चुएट हो सकता है, बदल सकता है। कोई किसी का नया जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, उसके हिसाब से ये शेयर बदल सकता है, पर अब उनको जन्म से ही अधिकार है। और ये अधिकार सिर्फ पैतृक संपत्ति में ही नहीं, पिताजी ने जो अपने जीवन काल में जो संपत्ति खरीदी है, अर्जित करी है, उस पर भी है। और वो अब अपनी पिताजी की संपत्ति को मैनेज भी कर सकती हैं। और ये ऐसे केसेस में भी एप्लीकेबल होता है जहाँ पे पिताजी अपनी कोई विल या वसीयत बिना उनकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में भी उनको समान अधिकार है। इसके अलावा जो बेटियां हैं, अब वो को पार्टनर या हम वारिस होने के कारण से अपना उनका जो हिस्सा है पैतृक संपत्ति में, वो किसी तीसरे व्यक्ति को बेच भी सकती हैं, विक्रय कर सकती हैं। पर ये जो बिक्री होगी, इसमें एक बार को और भाई लोग का अधिकार होता है, या और भाई बहन जो भी हैं उनका अधिकार होता है कि पहले वो अप्रोच करे और बोले कि आप पहले हमें दे दें अगर वो खरीदने में इच्छुक हैं, और तभी आप किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। एडवोकेट उपलब्धि मोहन गुप्ता, हम जानना चाहेंगे क्या कृषि संपत्ति में भी इसी प्रकार के अधिकार हैं यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें? उत्तराखंड राज्य ने 2021 में एक ऑर्डिनेंस पास किया था, जिससे उन्होंने यूके जमींदारी मतलब उत्तराखंड जमींदारी अबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट में संशोधन किया। जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में ये करने की क्यों जरूरत पड़ी, जैसा कि देखा जाता है कि हमारे पहाड़ी इलाकों में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही कृषि में सहभागी होते हैं, साथ में काम करते हैं। पर ये भी देखा गया है कि जो पुरुष होते हैं वो ज्यादातर खाली हैवी या लेबर का काम करते हैं, शारीरिक श्रम का काम करते हैं, और 90% फार्म से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड काम महिलाएं ही करती हैं। पर इतना काम करने के बावजूद भी वो उसमें सहभागी नहीं होती हैं, उनका हक नहीं होता है उस जमीन पर। ये भी देखा गया कि अगर महिलाएं उस जमीन से संबंधित कोई लोन लेना चाहती हैं कुछ उसके विकास के लिए, तो वो क्योंकि उसकी मालिक नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, तो वो लोन भी नहीं ले पाती हैं। तो इसीलिए ये संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद से सिर्फ पुत्रियां ही नहीं बल्कि पत्नियां भी पूर्ण हक रखेंगी कृषि संपत्ति पे। और मैं आपको इस विषय में एक बात और भी बता दूं कि सिर्फ उत्तराखंड के अलावा जो संशोधन पूरे हमारे देश में है, इसमें महिलाएं सिर्फ हक नहीं रखती हैं, बल्कि अब उनके पास ये भी हक है कि वो बंटवारे की मांग कर सके। जो पहले सिर्फ भाइयों पर होता था, महिलाएं खुद से बंटवारा नहीं मांग कर सकती थी, अब वो बंटवारा मांग कर सकती हैं और करवा भी सकती हैं। उपलब्धि जी, ये भी बताएं कि यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसके परिवार में जो पैतृक संपत्ति है उसमें पुत्री को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरह से वो अप्रोच कर सकती है, कहाँ उसको जाना होगा? इसमें सबसे पहले तो सर मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि अगर पारिवारिक अगर ऐसा कुछ भी आपकी समस्या है, तो अगर वो परिवार में ही सुलझाई जाए आपसी बातचीत से, तो सबसे बढ़िया है। उसके अलावा हमारा कानून का सहारा ले सकती हैं महिलाएं। कानून में पूरी व्यवस्था है पूर्ण कि वो आके इसका कानून का सहारा लेके, पूरे ऐसे धाराएं हैं जिनके अंतर्गत वो लोग कानून की सहायता लेकर अपने अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। तो आपको लगता है कि इस कानून के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है? लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, समाज इस बारे में अवेयर नहीं है? बिल्कुल सर, आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि हालांकि ये कानून बन गया है, संशोधन भी कर गए हैं, थोड़ी बहुत जागरूकता लोगों में है भी, परंतु आज भी अगर धरातल पर देखा जाए तो अभी भी स्त्रियों को समान अधिकार नहीं है। भाई लोग बहला फुसला के कागज पे साइन करवा देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं बहनों की। कितनी बार बहनें सिर्फ प्यार में ही दे देती हैं। तो उनको अभी भी जरूरत है कि जागरूक कराया जाए। और अभी भी बहुत सारी जगहों पे, खासतौर से गाँव में, दूर दुर्गम स्थानों पर स्त्रियों को अभी भी जागरूकता नहीं है उनके अधिकारों के बारे में, और कैसे उनको अधिकारों को प्राप्त किया जाए और कैसे न्याय लिया जाए, इसके बारे में भी उनको जागरूकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा एडवोकेट साहब आपने कि लैंगिक समानता की जब हम बात करते हैं, अपने समाज में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये जो पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार है, ये बहुत सहज ढंग से हस्तांतरित होना चाहिए और महिलाओं को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं इस अधिकार को लेने के लिए प्रयास भी करें, वो जागरूक हों, तभी इस अधिकार की सार्थकता है। आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।